हम देखेंगे ग्लूकोज के बारे में। अब हम ग्लूकोज के बारे में और पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हम इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। अब ग्लूकोज जो है बेसिकली आपका है एक हेक्सोज, 6 मेंबर्ड आपका 6 कार्बन चेन होती है इसमें, ठीक है, और टर्मिनली ये एल्डिहाइड है, तो इट इज बेसिकली एन एल्डोहेक्सोज। अब इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन के लिए हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो तो एक मोनोसैकेराइड है, लेकिन हम अगर बात करें ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स की, तो अगर हम उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस करते हैं आइदर बाय यूजिंग डाइल्यूट एसिड्स लाइक H2SO4, या फिर हम अगर फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं, या कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं, तो हमें स्मॉलर मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। तो यही एक मेथड है इसके सिंथेसिस का कि हम बड़े अगर मॉलिक्यूल्स को, बड़ी शुगर्स को, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। तो पहला मेथड है फ्रॉम केन शुगर। अब केन शुगर क्या है? केन शुगर सिंपली आपकी शुगर केन से ऑब्टेन होती है, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, ठीक है। अब हम इसका करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट एसिड्स का हम यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जनरल रूल लिख देते हैं कि यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस से ऑब्टेन कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस यूजिंग डाइल्यूट एसिड्स और एंजाइम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे केन शुगर से कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। केन शुगर कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूला देख चुके हैं। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे यूजिंग से डाइल्यूट H2SO4, केन शुगर इज नथिंग बट सुक्रोज, और सुक्रोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं दैट इट इज एन ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो फर्दर अगर हम देखें तो इज अ डाइसैकेराइड, बिकॉज आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये हमें 2 सब मोनोसैकेराइड्स देता है, बिकॉज इट इज जनरेटिंग 2 मोनोसैकेराइड्स, तो ये एक डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिलेगा ग्लूकोज, और साथ ही साथ हमें मिल जाएगा फ्रुक्टोज इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो ये तो हो गया फ्रॉम केन शुगर। तो ये इसकी कुछ रिएक्शन है कि कैसे हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस के बाद एक हमारा जो है मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनेगा और एक फ्रुक्टोज का बनेगा। फॉर्मूला सेम रहेगा इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, मतलब जितना ग्लूकोज है उतना ही हमें फ्रुक्टोज मिलेगा। आगे देखते हैं सेकेंड मेथड है, इट इज ऑल्सो हाइड्रोलिसिस मेथड ओनली, वो है हमारा बाय मेकिंग यूज ऑफ ए पॉलीसैकेराइड विच इज स्टार्च। अब स्टार्च की बात करें तो स्टार्च को भी इन्हीं सिमिलर ग्राउंड्स पे हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं उसका बाय मेकिंग यूज ऑफ एन एसिड। तो सेकेंड है फ्रॉम स्टार्च, और कमर्शियली हम यही मेथड यूज करते हैं फ्रॉम स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च का तो बहुत ही लॉन्ग फॉर्मूला होता है बिकॉज इट इज अ पॉलीसैकेराइड, तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे C6H10O, C6H12O6O5। तो इस तरीके से हमारा स्टार्च का ये पॉलीमर बन जाएगा। स्टार्च का ये है पॉलीमेरिक फॉर्मूला, इसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसके बाद बाय मेकिंग यूज ऑफ हम डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं या कोई एंजाइम भी यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट H2SO4, और टेम्परेचर रखेंगे 393 केल्विन। थोड़े हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। रिएक्शन के बाद हमें मिल जाएगा ग्लूकोज, n नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो ये है हमारे ग्लूकोज की यूनिट्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगी, यहाँ NH2O, क्योंकि हमारे वाटर के भी काफी सारे मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन में लगेंगे, NH2O। तो ये है हमारी रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। दिस इज द कमर्शियल मेथड, यानी कमर्शियली ग्लूकोज के सिंथेसिस में यही मेथड फॉलो किया जाता है। तो पहला मेथड तो हमने देख लिया
कि वो था फ्रॉम केन शुगर और दूसरा मेथड है ये। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को देखें तो हमने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो देख लिया है ग्लूकोज का। अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसके ओपन और रिंग फॉर्म में भी, बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन अ रिंग फॉर्म एज वेल। ओपन या स्ट्रेट चेन फॉर्मूला तो उसका सिंपल है, हमें पता है कि कुछ इस तरीके से दिखता है वो। ये हमारे 6 कार्बन होते हैं इसमें, यहाँ पे बनाते हैं। तो ये है हमारे ग्लूकोज का फॉर्मूला, ये है इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रेट चेन या फिर ओपन स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें कार्बन की कर देंगे नंबरिंग। ये है हमारा कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अगर हम इसके रिंग फॉर्म की या फिर हेमी एसिटल फॉर्म की बात करें तो होता क्या है कि ये जो कार्बन नंबर 5 है, इससे अटैच्ड जो ये OH ग्रुप है, ये करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओवर दिस कार्बन, जो ये हमारा कार्बोनिल कार्बन है, ये करेगा यहाँ पे अटैक, ठीक है। ये यहाँ पे अटैक करेगा। अब अटैक के बाद होगा क्या? इट विल एग्जिस्ट इन अ साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। अटैक के बाद हम देखेंगे रिएक्शन कैसे होगी। तो ये है हमारा, यहाँ अटैक हुआ कार्बन नंबर 1 पे, ये ऊपर मूव कर गया, ये O नेगेटिव, ये H, ये COH, इस साइड H, ये हमारा कार्बन OH, H, C, यहाँ पे O प्लस, क्योंकि यहाँ पे ये आ जाएगा आपका O जो कि इससे लिंक्ड है, इस कार्बन से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये है आपका H जो इससे इन जनरल अटैच्ड ही था, यहाँ पर आपका CH2OH। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा रिमूव और यहाँ पे लग जाएगा, यानी फर्दर जो हमारा रिएक्शन होगा इट विल लुक लाइक कुछ इस तरीके से, OH CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ आपका कार्बन OH, H, CH, OH, यहाँ पे अगेन OH, H, और इस कार्बन से ये अटैच्ड है, यहाँ पे CH2OH। ये करेगा कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट, यानी हमारा जो कार्बन नंबर 5 था उस पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ था वो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओवर दिस कार्बन एट C1। इसके बाद ये एग्जिस्ट करेगा कुछ इस तरीके से। हम इसे लिखेंगे अब साइक्लिक फॉर्म में। साइक्लिक फॉर्म में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम देखें तो इट विल फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग, सबसे टर्मिनल पोजीशन पे हमारा CH2OH, नीचे H, इस तरीके से एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे सबसे नीचे वाले कार्बन से। जितने भी ग्रुप्स आपके ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखे जाएंगे ऊपर इन द रिंग, और जितने भी ऑन द राइट हैंड साइड है वो लिखे जाएंगे नीचे। जैसे सबसे लास्ट में H और CH2OH की पोजीशन का कोई फिक्स्ड नहीं है तो हम CH2OH ऊपर लिखते हैं इन जनरल। अब सेकेंड कार्बन पे देखें तो यहाँ पे हमारा H जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यहाँ रिंग में H ऊपर लिखेंगे और OH लिखेंगे नीचे। उसके बाद देखो तो OH जो है वो ऊपर है और H जो है वो नीचे है,
और सबसे ऊपर देखो तो OH जो है वो ऊपर है नीचे। यानी अगर हम C1 कार्बन की बात करें तो C1 कार्बन पे हमारे OH ग्रुप है प्रेजेंट ऊपर। तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है हमारे ग्लूकोज की जिसे हम कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज। पायरानोज इसीलिए क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज इन एनालॉजी टू पायरन्स। जैसे पायरन्स होते हैं हमारे विच लुक समथिंग लाइक दिस, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ इसकी तरह दिखता है तो हमने एक नेमिंग में एक एनालॉजी ड्रॉ की और इनका नाम रख दिया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। क्योंकि ये जो हमने जिस स्ट्रक्चर से शुरू किया था ये था डी ग्लूकोज था, ये हमारा हमने डी ग्लूकोज से स्टार्ट किया तो हमें मिला बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब चलिए हम बात करते हैं इससे आगे की। अब हम बात करेंगे ये जो है फॉर्म, ये साइक्लिक फॉर्म है, ये दो एनोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये तो हमने साइक्लिक फॉर्म बना ली इसकी, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। हम ऐसे लिखेंगे ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये हो गया आपका नंबर 4 और ये हो गया आपका 5। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे पास दो एनोमेरिक फॉर्म्स क्या है। तो दो एनोमेरिक फॉर्म्स हम बनाएंगे यहां पे, इसे कर देते हैं रब। अब देखेंगे एनोमेरिक फॉर्म्स के बारे में। एनोमेरिक फॉर्म्स, अब हमने तो देख लिया है कैसे हमने ग्लूकोज से, बीटा ग्लूकोज से ये स्ट्रक्चर बना लिया है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब हम देखेंगे इसकी एनोमेरिक फॉर्म विच इज, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहता है। एनोमर का मतलब क्या होता है हम वो यहां समझेंगे। एनोमेरिक फॉर्म का मतलब ये है आपका कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से है। ये कार्बन नंबर स्ट्रक्चर में या नंबरिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे 5 और यहाँ 6 आएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्लूकोपाइरानोज दिखेगा। ये आपके 6 कार्बन एज इट इज इस स्ट्रक्चर में भी रिटेन रहेंगे। अब हम देखेंगे एनोमेरिक फॉर्म्स। एनोमेरिक फॉर्म का मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू C1 पोजीशन हमारा OH जो है यहां पर ऊपर की साइड है, तो ये है बीटा फॉर्म। यदि अगर यहाँ पे OH नीचे की साइड प्रेजेंट होता तो वो बन जाती अल्फा फॉर्म। दैट्स दी ओनली डिफरेंस, यानी C1 पोजीशन के रिस्पेक्ट में आपका OH की पोजीशन चेंज हो रही है, तो आपके अल्फा और बीटा फॉर्म्स को वो इट गिव्स राइज टू अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है अल्फा और बीटा फॉर्म। इसका नाम है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, तो इसका नाम बन जाता अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो जो डिफरेंस अराइज हो रहा है वो सिर्फ C1 कार्बन के रिस्पेक्ट में OH की पोजीशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ऊपर है तो बीटा फॉर्म, नीचे है तो अल्फा फॉर्म को इट गिव्स राइज। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोपाइरानोसिस। आगे बढ़ते हैं। हमने ग्लूकोज का देखा ओपन एंड चेन फॉर्म, ओपन एंड क्लोज्ड फॉर्म जो उसकी रिंग फॉर्म होती है। सिमिलरली हम फ्रुक्टोज की भी ओपन चेन और रिंग फॉर्म यानी हेमी एसिटल फॉर्म देखेंगे। अब हमें फ्रुक्टोज का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला होता है ये है फ्रुक्टोज का फॉर्मूला। अब वेरी सिमिलरली हमारा फ्रुक्टोज भी जो यहाँ पे जो कार्बन नंबर अगर यहाँ पे नंबरिंग करी जाए 3, 4, 5, तो जो 5th नंबर पे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इट विल अटैक योर C2 कार्बन।
सिमिलरली रिएक्शन होगी बिल्कुल वैसे ही, रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमारे ग्लूकोज के केस में हुई थी। ये बन जाएगा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर सिमिलरली ये H जो है ये रिमूव होके यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फिर से कुछ इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूको, ये है आपका जस्ट लाइक ग्लूकोपाइरानोस, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसकी नेमिंग करी जाएगी एज फ्रुक्टोफ्यूरानोस, क्योंकि ये जो रिंग है ये कुछ फ्यूरान रिंग जैसी दिखती है। इसका जो सिमिलर हम एनालॉजी ड्रॉ करते हैं वो करते हैं फ्यूरान रिंग से, तो ये बन जाएगी फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो ये जैसे है, अब अगर हमने स्टार्ट किया है टू बिगिन विद, हमारे पास है डी फ्रुक्टोस या D माइनस फ्रुक्टोस, तो ये बन जाएगा हमारा D अल्फा या फिर बीटा, जैसे भी स्ट्रक्चर होगा इसका, बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो इस तरीके से हमारा ये बीटा D स्ट्रक्चर सिमिलरली वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज, ये भी अल्फा और बीटा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं कैसे ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, जिन्हें हम एनोमर्स कहते हैं। तो ये सिमिलर एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इनटू अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। तो ये तो है हमारी एक फॉर्म। अगर हम इसे साइक्लिक फॉर्म देखें इसकी, तो साइक्लिक फॉर्म में ये बनेगी एक 5 मेंबर्ड रिंग, जहां पे हमारा अगर CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, ये हम देख रहे हैं इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। OH यहाँ ऊपर है तो OH ऊपर जाएगा बीइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे बीइंग ऑन द राइट हैंड साइड OH नीचे जाएगा, और ये हमारा CH2OH। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं बिकॉज OH ग्रुप नीचे की साइड प्रेजेंट है, जस्ट लाइक ग्लूकोज, ये बन जाएगा अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोस। और यही अगर हमारा ये जो ग्रुप है, ये 5 मेंबर्ड रिंग में ये जो ग्रुप है ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता, यानी अगर हमारा OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट होता और CH2OH नीचे, और बाकी सारे ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशंस चेंज ना होती, तो ये हो जाता आपका बीटा D फ्रुक्टोफ्यूरानोस। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है तो ये है आपकी बीटा फॉर्म, यहाँ OH ग्रुप नीचे प्रेजेंट है तो इट बिकम्स योर अल्फा फॉर्म। तो ऐसे ओपन और रिंग फॉर्म में फ्रुक्टोज भी एग्जिस्ट करता है जस्ट लाइक ग्लूकोज। तो हम आगे देखते हैं। अब हम आके देखेंगे कुछ डायसैकेराइड्स के बारे में। हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में तो काफी सारी बात कर ली कि कैसे उनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कोई सिंपल यूनिट नहीं मिलती। दो सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर ओपन और क्लोज फॉर्म में देख लिया कि कैसे उसका एक ओपन फॉर्म होता है और कैसे इट एग्जिस्ट इन अ हेमी एसिटल फॉर्म एज वेल, जिसके फर्दर दो एनोमर्स बनते हैं अल्फा एंड डी एनोमर्स। तो हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात करी। अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स ओलिगोसैकेराइड्स ही होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस के बाद हमें दो यूनिट्स मिलती हैं मोनोसैकेराइड्स की। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है, जिस एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे वो है सुक्रोज का एग्जाम्पल। तो ये है सुक्रोज।
सुक्रोज जो है एक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज और एक यूनिट बीटा डी फ्रुक्टोज से बना है। ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है आपका बीटा डी फ्रुक्टोज। अब इसमें आप देख सकते हैं ये अल्फा स्ट्रक्चर है बिकॉज इसमें OH नीचे है, और ये है आपका बीटा स्ट्रक्चर बिकॉज इसमें हम देखेंगे कि आपका जो ये OH ग्रुप ये है, बीटा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि यहाँ OH ग्रुप ऊपर रहेगा, तो ये है आपका बीटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम देखेंगे बीटा फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम यहां बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। अब हम बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज बना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से। अगर हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं तो यहां बन जाएगी एक ऑक्साइड लिंकेज। इस ऑक्साइड लिंकेज को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ H2O, और आपके जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स है वो कंडेंस होके बना देंगी ये डाइसैकेराइड। तो कुछ इस तरीके से आपका सुक्रोज एग्जिस्ट करता है। ये है आपका कार्बन नंबर 1, और यहां से अगर काउंटिंग करी जाए तो ये है आपका कार्बन नंबर 2। तो ये लिंक बेसिकली इज फॉर्म्ड बिटवीन, यहाँ पे जो लिंकेज है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 है, जो सेकंड नंबर कार्बन पे OH अटैच था उसके, और जो फर्स्ट कार्बन पे OH अटैच था उसके वाटर रिमूव होने की वजह से हुई है, उनके बीच जो लिंक फॉर्म हुआ है, तो इट इज बेसिकली अ 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज में 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो इस तरीके से हमें ये मॉलिक्यूल मिल जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करी जाए तो ये है माल्टोज। अब माल्टोज में क्या होता है कि वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज, यहां पर भी कार्बन नंबर 1, लेकिन अब यहां डिफरेंस ये है कि माल्टोज में हमारे जो दोनों यूनिट्स हैं वो दोनों ही यूनिट्स जो हैं हमारे ग्लूकोज के रहेंगे। तो माल्टोज के जो हैं यूनिट्स वो ग्लूकोज के ही यूनिट्स हैं दोनों। एक साइड आपका रहेगा कार्बन नंबर 1 और एक आपका है कार्बन नंबर 4। तो कार्बन 1 और 4 के बीच में सिंस ये आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, तो ये है आपकी 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो हमने बात की डाइसैकेराइड्स के बारे में। पहले हमने डिस्कस किया सुक्रोज के बारे में, फिर हमने बात की ग्लूकोज के बारे में, और लास्टली हम देखेंगे लैक्टोज, जिसे हम कहते हैं मिल्क शुगर। अब इसमें क्या है कि ये एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो बना हुआ है 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, दिस इज गैलेक्टोज, एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से। अगर हम यहां देखें तो यहाँ पे C1 कार्बन, जो ये C1 कार्बन है, यहाँ पे हम एंगेज कर रहे हैं ऑफ गैलेक्टोज, और यहाँ पे जो C4 कार्बन है वो है हमारा ग्लूकोज का। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है इन केस ऑफ लैक्टोज, इट इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो डाइसैकेराइड्स में हमने बात की कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड होते हैं। सुक्रोज के केस में एक यूनिट ग्लूकोज एक यूनिट फ्रुक्टोज होता है जो कि 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े हुए हैं। फिर हमने बात की माल्टोज की, जिसमें 2 यूनिट्स ग्लूकोज की बाय 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अटैच्ड होते हैं। और लास्टली हमने देखा लैक्टोज, जो कि 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज वाया कार्बन नंबर 1 इज लिंक्ड विद another unit of glucose via carbon number 4. तो ये हमें it gives rise to 1,4 glycosidic linkage in lactose as well. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम जो ले रहे हैं, नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में भी पढ़ लिया, डाइसैकेराइड्स के बारे में भी पढ़ लिया, अब हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स जो हैं दे आर वेरी लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो इसमें काफी सारी मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं मोनोसैकेराइड्स की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल विच इज स्टार्च। अब स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है इट इज अ वेरी लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर।
अब स्टार्च मेनली यूज कहाँ होती है? स्टार्च जो है इट इज मेनली अ कंपोनेंट ऑफ फूड स्टोरेज, तो ये हमारे फूड स्टोरेज में काम आती है। और ये मिलती कहाँ पर है? इट इज फाउंड इन सीरियल्स, योर रूट ट्यूबर्स एंड सम वेजिटेबल्स में, तो वहां पे मिलती है। जैसे पोटेटोज में स्टार्च प्रेजेंट होती है। आगे देखें तो ये पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, which is coming from the two components which is amylose and amylopectin। तो स्टार्च का अगर ब्रेक डाउन करें तो स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये है एक कंपोनेंट अमाइलोज। अमाइलोज जो है ये आपका सिर्फ 15 to 20% प्रेजेंट होता है स्टार्च में। ये वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है स्टार्च का। आगे देखें तो एक है हमारा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है स्टार्च में अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% प्रेजेंट होता है, 80 to 85% प्रेजेंट होता है, और ये वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। क्योंकि स्टार्च में मेजॉरिटी जो है वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट की है विच इज अमाइलोपेक्टिन की है, तो ओवरऑल स्टार्च इज नॉट वेरी वेल सॉल्युबल इन वाटर। अब हम देखेंगे अमाइलोज के बारे में। अमाइलोज इज अ वेरी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है वाया कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। इसमें है कार्बन की अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अमाइलोज की बात हो गई। अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन में, अमाइलोपेक्टिन में काफी ज्यादा ब्रांचिंग देखी जाती है। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पे अल्फा 1,6 यानी अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स जो है हमारी, उसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के थ्रू भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है। तो ये रीजन बन जाता है इसकी ब्रांचिंग का, और ये ब्रांचिंग ही है जो इसे वाटर इनसॉल्युबल बना देती है। तो ये था हमारा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो मिलके स्टार्च के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब हम बात करेंगे सेल्यूलोज के बारे में। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज जो है वो हमारा स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड है जो कि हमारा बीटा डी ग्लूकोज से बना है। जैसे हमारा स्टार्च इंटायरली अल्फा डी ग्लूकोज से कंपोज था, तो ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से कंप्राइज्ड। तो अब हम देखेंगे इसमें कार्बन नंबर C1 और कार्बन नंबर C4 के अक्रॉस हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है। तो ये है हमारी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अक्रॉस, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अक्रॉस C1 एंड C4। जो डिफरेंट ग्लूकोज यूनिट्स हैं उसमें वन कार्बन, जो एक ग्लूकोज की हम C1 कार्बन देखेंगे और दूसरे का C4 कार्बन। ठीक है, अब ये जो है सेल्यूलोज मेनली हमारा प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट abundant organic compounds in the plant kingdom। सेल्यूलोज ग्रास में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो प्लांट किंगडम में बहुत अबंडेंट है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में ये प्रेजेंट होता है लिवर में, मसल्स में और ब्रेन्स में, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। अब क्या है, वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में हमने देखा था ब्रांचिंग पाई जाती है, कार्बन नंबर C1 और कार्बन नंबर C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्ट्रेट चेन जो C1 और C4 भी एग्जिस्ट करती है और ब्रांचिंग भी एग्जिस्ट करती है। तो ग्लाइकोजन में भी वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब इसे कहा जाता है एनिमल स्टार्च, यानी ये एनिमल स्टार्च के नाम से जानी जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, जब भी हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो इट इज दिस ग्लाइकोजन विच इज ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स टू रिलीज ग्लूकोज। तो हमारी बॉडी का जो स्टार्च है इट इज ग्लाइकोजन जो हमारा लिवर, ब्रेन, मसल्स में स्टोर्ड होता है, विच इज
ब्रोकन डाउन तो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ये ग्लाइकोजन ही एंजाइमेटिकली ब्रेक डाउन होता है एंड इट गिव्स अस ग्लूकोज अगेन, जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही है कि इसमें हमारा जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ग्लूकोज यूनिट्स के बीच में 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है यहाँ पे, ठीक है, वो तो हम जानते ही हैं। फर्दर इसमें ब्रांच्ड भी और स्ट्रेट चेन में भी 1,6 लिंकेज ही देखी जाती है, यानी कार्बन नंबर 1 में और ये जो कार्बन नंबर 6 है यहाँ पे देखी जाती है, और ये जो हमारा इस पोजीशन पे कार्बन नंबर 1 और अगर हम देखें कार्बन नंबर 1 और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के बीच में, तो कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में है, तो ये 1,5 हो गए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कुछ इस तरीके से 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी देखी जाती है इसमें। तो ये काफी हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें 1,5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि हमारा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें हमने मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, उनके एग्जाम्पल्स देखे, उनके स्ट्रक्चर समझे। अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द बॉडी विच इज प्रोटीन। अब प्रोटीन का जो लिटरल मीनिंग है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस विच मीन्स ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रोटीन के कुछ सोर्सेज की बात करी जाए तो ये हमें एग्स से मिल जाएंगे। प्रोटीन के और सोर्सेज देखें तो मीट में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमें प्रोटीन मिल जाता है। हम बात करें अमीनो एसिड्स के बारे में, तो प्रोटीन्स होते क्या है? प्रोटीन्स आर बेसिकली, अगर यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो प्रोटीन्स आर बायोपॉलिमर्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। ये स्पेशल वर्ड हमें याद रखना है दैट दे आर हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रावैगेंट स्ट्रक्चर होता है, ह्यूज स्ट्रक्चर होता है। हाई मॉलिक्यूलर मास बायोपॉलिमर्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स। अब हमने यहाँ अमीनो एसिड की बात करी, तो अब हम देखेंगे अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड्स होते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें हमारा 2 फंक्शनल ग्रुप साथ में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अलोंग विद द अमीनो ग्रुप, इसमें ये कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और ये अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो ये है हमारा अमीनो एसिड। और जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन ए ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अब ज्विटर आयोनिक फॉर्म क्या होती है? ज्विटर आयोनिक फॉर्म इज बेसिकली, अगर हमारा पीएच काफी हाई है तो ये जो प्रोटॉन है ऑफ दिस एसिड इट गेट्स लॉस्ट। अब इसके लूज होने की वजह से हमारा अमीन जो है बीइंग अ बेस, ये प्रोटॉन कर लेता है एक्सेप्ट, तो इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे प्रोटॉन लूज होने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी ज्विटर आयोनिक फॉर्म, जिसमें एक साथ ज्विटर आयोनिक फॉर्म, यहाँ लिख देते हैं हाई पीएच पे, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड बिकॉज यहाँ पे एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट है तो हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। हम इसे यहाँ लिख देंगे दैट इट इज व्हाट, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिसिटी या एम्फोटेरिक नेचर होता है व्हेन द कंपाउंड इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग और बिहेविंग बोथ एज अ बेस एज एन एसिड, तो उसे कहते हैं एम्फोटेरिक फॉर्म। तो ये है हमारे अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे सबसे छोटा यूनिट बोलो या जिनकी हेल्प से, जिनके
कंबाइन होने की वजह से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करी जाए तो हमारे प्रोटीन, सिंस दे आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास बायोपॉलिमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, जो कि हमारी बॉडी में फंक्शनल यूनिट, हमारी बॉडी के फंक्शंस, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे बेसिस ऑफ लाइफ जो है प्रोटीन्स ही हैं। तो इनकी वजह से अगर हमारा डीनेचुरेशन की बात करें तो हम यहाँ पहले देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर। डीनेचुरेशन से पहले हम समझेंगे कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के कंबाइन होने से बनता कैसे है। तो अमीनो एसिड्स के कंबाइन होने से देखिए, ये है मान लीजिए आपका एक अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से, ये है हमारा एसिडिक टर्मिनल, जिसे हम मान लीजिए इस पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ NH2 है। ये है हमारा एक अमीनो एसिड, दिस इज अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 1। यहीं पर ही अगर मैंने इसी के सामने दूसरा अमीनो एसिड ले लिया विच इज कुछ इस तरीके से, ये है मान लो सेम यही ले लिया, फॉर इंस्टेंस देखो ये है आपका अमीनो एसिड 2, और एक और अमीनो एसिड ले लिया, मान लीजिए इसी के सामने जस्ट लीनियरली हम लिख देंगे अमीनो एसिड 3। चलो इसका हम ग्रुप चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसमें दोनों CH3 लगे हुए हैं। कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं हम, जिसमें हमारे पहले दो जो अमीनो एसिड्स हैं वो सेम हैं और एक है हमारा अमीनो एसिड जो कि डिफरेंट है। अब होता क्या है कि यहाँ पे है C टर्मिनल, ये है आपका जो ये कार्बन एंड होता है उसे कहते हैं C टर्मिनल, और जो होता है ये नाइट्रोजन एंडिंग, जो नाइट्रोजन पार्ट होता है जहां एंड हो रहा होता है उसे कहते हैं N टर्मिनल। तो ये है आपका N टर्मिनल। अब होगा क्या कि यहां पर आपका H2O जाएगा रिमूव, यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे N, एक है आपके पास H, यहाँ पे H, यहाँ पे O, H, राइट। तो यहाँ पे आपका जो ये पार्ट है ये हो जाएगा रिमूव, यानी ये जो है ये अगर मैं देखूं यहाँ पे ओके, अगर मैं यहां देखूं मेरे अमीनो एसिड 1 में जो C टर्मिनल है और अमीनो एसिड 2 का जो N टर्मिनल है, इसमें देखा जाए तो इसमें हो जाएगा, अगर यहां से मैं ये वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर देती हूं तो यहां बन जाएगी एक पेप्टाइड लिंकेज, यहां आ जाएगी एक पेप्टाइड लिंकेज, यहां लिख देते हैं इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, क्योंकि यहां बन जाएगा आपका अमाइड, अमाइड बन जाएगा कुछ इस तरीके से। हम यहाँ साइड पे देखेंगे कि कैसे अगर आपका C डबल बॉन्ड OH और NH2 यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लगे हुए हैं और ये आपका बाकी का जो अमीनो एसिड है यहाँ से अगर वाटर रिमूव हो जाता है तो ये बन जाता है आपका C डबल बॉन्ड ONH। इसे कहा जाता है, इस अमाइड लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली कंबाइन करके दिखा देंगे कि कैसे हमारी पेप्टाइड लिंक फॉर्म हो गई है बिटवीन C टर्मिनल एंड N टर्मिनल। तो यहाँ पे C NH और ये आपका जैसे था द रेस्ट ऑफ द चेन, और यहाँ पर भी अगर हम दिखा दें, यहाँ से भी वाटर रिमूव कर दें तो यहाँ बन जाएगी आपकी एक पेप्टाइड लिंकेज। और तो ये है आपकी पेप्टाइड लिंकेजेस जो यहाँ पे फॉर्म हो गई हैं। तो इस तरीके से थ्रू दीज पेप्टाइड लिंकेजेस बिटवीन C टर्मिनल एंड N टर्मिनल इन अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन्स बन जाते हैं। तो ऐसे काफी लॉन्ग चेन आप अमीनो एसिड, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स लगा के आप लॉन्ग चेन प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय
प्रोटीन्स की ये लॉन्ग चेन बायोपॉलिमर्स होते हैं इन अमीनो एसिड्स के, अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो ये हो गई हमारी मेन बात कि अल्फा अमीनो एसिड्स की। अब अल्फा अमीनो एसिड का क्या मतलब हुआ कि अगर हम अमीनो एसिड कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे रिमूव कर देते हैं, अगर ये है मेरा कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे H लगा है, कोई R ग्रुप है, यहाँ पे जो अमीनो ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बोक्सिल ग्रुप अल्फा कार्बन पर अटैच्ड है, तो इसे कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। यदि हमारा ये बीटा पोजीशन पे होता तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं यूज होते ये वाले अमीनो एसिड। जैसे मान लीजिए एक कार्बन और आ जाता और यहाँ पे अमीन ग्रुप लगा होता, तो ये है अल्फा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन पे ये अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो नहीं, ये हम नहीं यूज करते प्रोटीन सिंथेसिस में। तो एंटायरली प्रोटीन सिंथेसिस में अल्फा अमीनो एसिड्स यूज होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कैसे हम बाय द लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? अगर हमारा प्रोटीन अपनी आइडेंटिटी खो देता है और ये जितने भी लिंकेजेस हैं या उसकी कॉइलिंग है या हीलिकल फॉर्म है वो लूज हो जाएगी, तो हम उसे कहेंगे डीनेचुरेशन, विच इज इफ द प्रोटीन लूजेस इट्स आइडेंटिटी, ऑल इन ऑल उसका जो हीलिकल फॉर्म है वो अनकॉइल हो जाएगा, या उसका जो ग्लोब्यूलर फॉर्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसके बारे में बात करेंगे कि डीनेचुरेशन से हमारा मतलब क्या था, कि जब प्रोटीन अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाता है, उसके हीलिक्स अनकॉइल हो जाते हैं, उसके ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके टू टर्शियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के एक एग्जांपल की बात करी जाए तो हम देखेंगे जैसे हमारा जो एग का एल्ब्यूमिन होता है कैसे वो कोगुलेट हो जाता है हीट करने के बाद। जब हम एग बॉईल करते हैं तो कैसे वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डीनेचुरेशन की कैसे उसने ओरिजिनल अपनी आइडेंटिटी प्रोटीन ने लूज कर दी और वो सॉलिड हो गया, लिक्विड से लिक्विड फॉर्म थी सॉलिड हो गया, तो वो है डीनेचुरेशन। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे प्रोटीन के क्लासिफिकेशन। हम प्रोटीन्स को बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर अमीनो एसिड्स। हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड देखेंगे कि कैसे हम अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। एक है एसेंशियल अमीनो एसिड और एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करी जाए तो वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होते और हमें एक्सटर्नली कंज्यूम करने पड़ते हैं, नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी, नॉट फॉर्म्ड इन द बॉडी, तो इन्हें कहा जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड। और यदि वो हमारी बॉडी में बनते हैं तो हमें उन्हें एक्सटर्नली कंज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दे आर नॉन एसेंशियल, तो दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी। ठीक है, तो ये बात हो गई नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में। अब ये है हमारे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी में। कुछ हैं जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, जिनके साइड चेन्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, व्हाइल देयर आर सम विद पोलर अनचार्ज साइड चेन्स। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं और कुछ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स भी हैं। जैसे बेसिक हमारा एलानीन, वलीन, आइसोल्यूसिन, ये कुछ टाइप के हमारे कॉम्प्लेक्स और सिंपल अमीनो एसिड्स हैं। और यदि हमारे अमीनो एसिड्स में कुछ पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं लास्ट में, जो कि चार्ज हो सकते हैं, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रिकली चार्ज साइड चेन वाले अमीनो एसिड्स। और यदि अगर हमारे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है टर्मिनली, तो वो प्रोटॉन लूज करने के बाद नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेते हैं, तो दे बिकम नेगेटिवली चार्ज साइड चेन अमीनो एसिड्स। पोलर की बात करी जाए तो इसमें कुछ टर्मिनली हमारे
पोलर अनचार्ज साइड चेन है। अब पोलैरिटी तो है, OH ग्रुप्स हैं, आप देख सकते हैं, NH2 ग्रुप्स हैं एस्पार्जीन और ग्लूटामीन में, लेकिन ये अनचार्ज्ड है, इसमें कोई प्रोटॉन लूज या एक्सेप्ट नहीं हो रहा, लेकिन पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनमें कुछ हमारा स्पेसिफिक, हमारा कुछ चार्ज या अनचार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो एक है हमारा प्रोलीन। प्रोलीन अमीनो एसिड ना होके एक इमीनो एसिड है, इट इज एन इमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपरली कोई अमीन ग्रुप देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट हमें यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूटेड NH रिंग में देखने को मिलता है, तो इट बिकम्स एन इमीनो एसिड। ठीक है, ये हमने बात की कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। हम देख चुके हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, कैसे फॉर्म होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड की सिमिलर रिवीजन हो गया अब हमारा कि पेप्टाइड्स क्या होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। वाटर लूज हो जाता है फ्रॉम बिटवीन C टर्मिनल एंड N टर्मिनल, और आपका ये अमाइड ग्रुप यहाँ पे ये अमाइड लिंकेज आ जाती है विच इज कॉल्ड दी पेप्टाइड लिंकेज, जिसकी वजह से हमारा ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू काफी सारे अमीनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं और हमें मिल जाते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे नेमिंग ऑफ दीज पेप्टाइड्स। अगर हमने डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन कर लिए हैं तो हम उन्हें नेम कैसे कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर, अब मान लो यहाँ पे हम एक अमीनो एसिड ले रहे हैं, पहले अलानीन ले लेते हैं, एक यहां से कुछ चूज कर लेते हैं हम अमीनो एसिड्स। अगर यहां पे हम देखें, मान लीजिए हमें एलानीन, क्या हो रहा है ये, अगर हम यहां बात करें एलानीन और वलीन की, यहां से हम देखते हैं कि अगर मुझे एक अमीनो एसिड एक मुझे बनाना है, दो अमीनो एसिड्स को कंबाइन करके मुझे एक पेप्टाइड चेन, कैसे मैं पेप्टाइड्स बनाऊंगी, तो इफ आई एम कंसिडरिंग, नहीं ब्रेक खराब हो गया, हम करेंगे बात नेमिंग ऑफ अमीनो एसिड्स की। मान लीजिए मुझे अलानीन और वलीन को कंबाइन करके एक अमीनो एसिड बनाना है, तो हाउ विल आई सिंपली नेम देम। तो ये है स्ट्रक्चर अलानीन का, विच इज द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड जिसे कह सकते हैं, और ये है वलीन का स्ट्रक्चर। ठीक है,